हेलो गाइस, आज का टॉपिक है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बाय मोमेंट एरिया मेथड। तो मोमेंट एरिया मेथड में आप ये देखें, एक ये बीम है और इस बीम पर जो है हम कोई से दो बिंदु जो कि बहुत नज़दीक स्थित हैं, सी और डी, ये मान लेते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी डेल्टा एक्स है और ये बिंदु यानी ये डी बिंदु जो है ये हमारा बी से एक्स दूरी पर स्थित है। तो एक्स की तुलना में डी एक्स जो है हमारा अत्यंत ही सूक्ष्म है, बहुत छोटी राशि है। तो यहां पर और पूरा स्पान इस बीम का एल है। ये एक बीम पर दो माने हुए बिंदु हैं। यहां हम पहले मोमेंट एरिया मेथड में जो सूत्र प्रयोग किए जा रहे हैं उनका डेरिवेशन कर रहे हैं। तो डेरिवेशन में आप देखें, लेट बेंडिंग मोमेंट एट एक्स। अब इसके बाद जो है ये बना लिया। फिर हम ये एज्यूम करते हैं कि इस बीम के ऊपर कोई सी लोड लगे हुए हैं। ये लोड पैटर्न हमारा कुछ भी हो सकता है, पॉइंट लोड के हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, या यूडीएल हो सकता है, या कॉम्बिनेशन हो सकता है। किसी भी तरह का लोड डायग्राम इसके ऊपर लगा है तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम BMD ये बनाना हमने पिछले चैप्टर में सीखा है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट वाले चैप्टर में। तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसका जो भी लोड पैटर्न है उसका एक ये बना हुआ है। यहाँ हमने मान लिया कि इसका ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह का है। जब ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने मान लिया तो बिंदु C और D के ही समकक्ष बिंदु CD यहाँ इस डायग्राम में भी हमने यहाँ पर मार्क कर लिए। बिंदु D पर जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो m है। यहाँ ये मोटाई हमारी डेल्टा x यहाँ पर हमने मानी रखी है। तो एक ये पतली स्ट्रिप हो गई एरिया की। जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो क्षेत्रफल है इसमें एक वर्टिकल स्ट्रिप है ये, और ये वर्टिकल स्ट्रिप एक्चुअल में C और D हमारे जो कि बहुत नज़दीक हैं, इसलिए ये एक पतली स्ट्रिप कहलाएगी। यहाँ फिगर को थोड़ा स्पष्ट करने के लिए इनको ज़्यादा दूर दिखाया हुआ है। इनके बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। एक्चुअल में ये स्ट्रिप बहुत पतली होती है। तो ये एक स्ट्रिप है। स्ट्रिप की हाइट हमारी m है और स्ट्रिप की मोटाई डेल्टा x है। इस तरह से इस स्ट्रिप का जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हाइट गुणे ये मोटाई यानी डेल्टा x, m इंटू डेल्टा x लिख लेंगे तो ये स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा। ये हमारा जो पूरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ये इसका गुरुत्व केंद्र है। इसके गुरुत्व केंद्र की B सिरे से जो दूरी है इसको x बार के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। और जो पूरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, इस पूरे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया जो है उसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर जो भी फार्मूले प्रयोग होने हैं उन फार्मूलों में A और x बार के पदों में ही ये सूत्र स्थापित होते हैं। इसलिए पहले इनका कंसेप्ट समझ लें। A क्या है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया होता है A, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो गुरुत्व केंद्र होता है उसकी B सिरे से यानी राइट एंड से जो डिस्टेंस है गुरुत्व केंद्र की, ये x बार कहलाती है। तो इन एजम्पशंस के बाद यहाँ पर नीचे वाला डायग्राम इसके बाद और देख लें। एक डायग्राम इसमें नीचे भी बना हुआ है। ये नीचे डायग्राम जो है बीम का डिफ्लेक्टेड पोजीशन दिखाई गई है, बेंडिंग डायग्राम है, बीम का कहलाता है। यानी जो लोड लगाए गए उन लोड के कारण बीम हमारी इस तरह से झुक जाती है। तो ये बीम की झुकी हुई स्थिति है। वही C और D बिंदु के करस्पॉन्डिंग पॉइंट इसमें C और D यहाँ पर भी लगा लेते हैं। इनको हम C' और D' नाम देते हैं। C' D' जब हम नाम देते हैं तो यहाँ पर एक चीज और देख लें इसके बनावट में। ये जो इस कर्वेचर में बीम मुड़ी हुई है, C' बिंदु पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे। ये इसके जो कर्व यहाँ पर बना रहा है इस कर्व के सेंटर से होकर के गुजरेगी, यानी O इसका केंद्र है। इसी तरह से D' पर हम एक लंब रेखा खींचेंगे तो ये लंब रेखा भी इसी O से होकर गुजरेगी। ये दोनों रेखाएं हमारी, इनके बीच का जो कोण है वो डेल्टा थीटा अंतरित हो रहा है। और ये यहाँ से केंद्र तक की जो दूरी है इन दोनों की, ये इसका रेडियस कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हमारा ये पॉइंट हो गया। इसके बाद हम यहाँ क्या करते हैं, C' बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। इसी तरह से D' बिंदु पर भी एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो C' पर जो खींची गई स्पर्श रेखा ये एक रेफरेंस लाइन कहलाती है। इसमें यहाँ B सिरे से एक वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं, इसी को हम रेफरेंस लाइन बोलते हैं। ये रेफरेंस लाइन पर जो है C' पर खींची गई रेखा Q पर मिलती है और D' पर खींची गई स्पर्श रेखा ये P बिंदु पर मिलती है।
पी और क्यू के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो डेल्टा वाई मान ली गई है। इसको चूंकि वाई अक्ष पर है इसलिए इसको डेल्टा वाई मान लिया है। तो ये हमारा डेल्टा वाई हो गया। और इनके बीच का, इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण है ये हमारा डेल्टा थीटा होगा। जितना ये कोण है उतना ही कोण ये प्राप्त होगा यहाँ पर। तो इतनी प्रॉपर्टी के बाद अब हम आगे डेरिवेशन के स्टेप पर चलते हैं। लेट बेंडिंग मोमेंट एट एक्स फ्रॉम बी इज एम। वही बी से एक्स दूरी पर मान लीजिए कि बेंडिंग मोमेंट एम है। और इसके बाद टेक ए थिन स्टेप, पतली स्टेप मान लीजिए जिसकी मोटाई डेल्टा एक्स है, फ्रॉम फिगर सी। अब इस फिगर में देखें पहले, ये सी डैश डी डैश, सी डैश और ये डी डैश, ये दूरी चाप के रूप में है। ये हमारी इसी सी डी दूरी के बराबर है। क्योंकि जब ये बहुत नज़दीक होंगे तो फिर इनके मान लगभग बराबर होंगे। यही यहाँ पर एज्यूम करते हुए कि सी डैश और डी डैश आपस में इतनी दूरी पर नहीं है, बहुत कम दूरी पर हैं, इसलिए ये दूरी और ये क्षैतिज दूरी ये दोनों बराबर हो जाएंगी। यानी सी डैश डी डैश का मान सी डी के बराबर होगा। और सी डी का मान हमारा डेल्टा एक्स है, ये हम जानते हैं यहाँ पर ये डेल्टा एक्स है। तो ये डेल्टा एक्स हो गया। यानी ये सी डैश डी डैश हमारा ये किसके बराबर हम लिख सकते हैं, इसको डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। और इसका मान जो है इस के हिसाब से निकालते हैं, चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या। तो चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या से, या त्रिज्या गुणे कोण। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स बराबर देखें, डेल्टा एक्स बराबर इसी हिसाब से आर इंटू डेल्टा थीटा लिख लिया गया है। तो आर इंटू डेल्टा थीटा ये हो गया। बस इसी इक्वेशन से हम डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एक्स बटे आर लिख लेते हैं इसी को। यानी ये तो डेल्टा एक्स बराबर इतना है, तो डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एक्स बटे आर लिखा जा सकता है। इसी को हमने एक इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। इक्वेशन नंबर 1 के बाद हमारे पास जो बेंडिंग फार्मूला होता है m अपॉन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, इसको हम जानते ही हैं। यहाँ से 1 अपॉन आर की वैल्यू निकालते हैं, यानी ई को हम इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा m अपॉन ई आई। तो यहाँ पर 1 अपॉन आर बचेगा। तो ये 1 अपॉन आर बराबर m अपॉन ई आई हम लिख सकते हैं इसको। तो इस फार्मूले में डेल्टा एक्स तो ऊपर है और नीचे 1 अपॉन, और ये आर नीचे है तो ये हुआ 1 बटे आर। 1 बटे आर के स्थान पर हम m अपॉन ई आई सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसी फार्मूले में आर की 1 अपॉन आर की जगह पर m अपॉन ई आई जब रखेंगे तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा डेल्टा थीटा बराबर m डेल्टा एक्स बटे ई आई। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। डेल्टा थीटा का मान डेल्टा एक्स के पदों में, इसमें m भी है, e भी है, i भी है। तो इस तरह से एक ये फार्मूला बन गया। अब इसके बाद इस फार्मूले का हम समाकलन कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इसको इंटीग्रेट जब करेंगे डेल्टा थीटा को तो ये थीटा बन जाएगा। इसका जब हम इंटीग्रल करेंगे तो इंटीग्रल का चिन्ह लगा दिया हमने। अब इंटीग्रल का जो लिमिट रखेंगे 0 टू L रखेंगे। यहाँ लिमिट के लिए यहाँ देख लें, ये हमारी स्टेप यहाँ पर है। इसमें x हमने ये माना हुआ है यहाँ से यहाँ तक। तो x का मिनिमम वैल्यू कितनी है 0, x की अधिकतम वैल्यू कितनी है L। तो वही 0 से L जब हम ले लेंगे तो ये पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो 0 टू L हम लिमिट लेते हुए इसका समाकलन करते हैं। समाकलन में ई आई जो है ये हम बाहर निकाल लेते हैं और इंटीग्रल m इंटू डेल्टा एक्स समाकलन के अंदर बनाए रखते हैं। तो ये m इंटू डेल्टा एक्स हो गया। अब इसके बाद देखिए m इंटू डेल्टा एक्स ये क्या रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। ये m ये हो गया इंटू डेल्टा एक्स ये हो गया इसका एरिया। तो ये है एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, स्टेप का एरिया हो गया। जब हम लिमिट लगा देंगे 0 टू L, इसका मतलब ये पूरा एरिया हो गया। लिमिट यहाँ से यहाँ तक जब समाकलन करेंगे तो ये पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब 0 टू लिमिट 0 टू L इंटीग्रल m डेल्टा एक्स, इसका मान पूरे एरिया के बराबर हो जाएगा। जहाँ पर एरिया इसका क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का पूरा एरिया है। तो इसकी जगह हम एरिया रख सकते हैं। जब हम इस फार्मूले में यहाँ पर इसकी जगह a रख देंगे तो a बटे ई आई हो गया। हमारा थीटा बराबर a अपॉन ई आई। हमारा जो डेरिवेशन हम करने जा रहे थे उसका एक फार्मूला हमारा ये है, पहला ड्राइव हो गया कि थीटा जो झुकाव कोण होता है या स्लोप होता है, वो स्लोप की वैल्यू इस थीटा के द्वारा दी जाती है। किसी भी बिंदु पर हम इस समीकरण के द्वारा ढाल ज्ञात कर सकते हैं।
तो स्लोप जो ज्ञात किया जाएगा वो ए अपॉन ई आई से, ए जहां पर जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया है और ई आई आप जानते ही हैं ई यंग्स मॉडुलस है और आई जो बीम है वो बीम का जड़त्वाघूर्ण है। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट ड्राइव करने के लिए आप देखिए पी क्यू। अब ये वर्टिकल इसमें आइए, हमने बताया था यहां पर सी डैश पर जो स्पर्श रेखा है वो रेफरेंस लाइन को क्यू पर काट रही है और पी डी डैश पर जो स्पर्श रेखा है ये पी पर काट रही है। इनके बीच की वर्टिकल डिस्टेंस ये हमारी डेल्टा वाई है। तो ये पी क्यू बराबर डेल्टा वाई है और डेल्टा वाई बराबर हमारा एक्स इंटू डेल्टा थीटा। यहां देखिए ये कोण कितना है डेल्टा थीटा और यहां से यहां तक की ये दूरी कितनी है, ये दूरी एक्स के बराबर है। यहां से यहां तक एक्स ये दूरी है, तो यही भी यहां पर भी वही दूरी है, तो ये एक्स के बराबर हो गया। तो एक्स इंटू यानी त्रिज्या गुणे कोण, एक्स इंटू डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा वाई ये हो जाएगा। तो यहां डेल्टा वाई बराबर कैसे निकाला गया है, कोण गुणे ये त्रिज्या, और त्रिज्या हमारी एक्स के बराबर है, इसलिए एक्स इंटू डेल्टा थीटा यहां लिख सकते हैं। तो हमारा फार्मूला बन गया डेल्टा वाई बराबर एक्स इंटू डेल्टा थीटा। अब यहां से फिर से लिखें डेल्टा वाई बराबर एक्स इंटू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा का हम ऊपर मान निकाल चुके हैं, डेल्टा थीटा बराबर एम डेल्टा एक्स अपॉन ई आई। तो यही वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी डेल्टा थीटा के स्थान पर। जब हमने ये सब्स्टिट्यूट कर लिया तब अब इसमें देखिए क्या बन गया, एम इंटू डेल्टा एक्स ये है, ये एक्स हमने यहां बाद इंटू एक्स बाहर बाद में लिख लिया बटे ई आई। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई डेल्टा वाई बराबर ये हमारी अगली इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद इसी इक्वेशन नंबर 4 का हम फिर से समाकलन कर देते हैं। इंटीग्रल जब करेंगे तो डेल्टा वाई का इंटीग्रल वाई हो जाता है और इसका इंटीग्रल 0 टू एल, वही लिमिट पर, उसी लिमिट पर इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ समाकलन का चिन्ह लगा दिया है। अब इसमें से 1/EI बाहर निकाल लिया क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसके बाद अंदर देखिए m इंटू डेल्टा एक्स इंटू एक्स, ये बचा समाकलन के अंदर। अब इस राशि पर हम विचार करेंगे कि ये राशि है क्या। वेयर इंटीग्रल 0 टू एल m डेल्टा एक्स इंटू, तो m डेल्टा एक्स के बारे में अभी हमने बताया था कि ये स्ट्रिप का जो है, ये इस स्ट्रिप का क्षेत्रफल था। अब इस स्ट्रिप के क्षेत्रफल में अगर हम x का गुणा कर दें तो ये क्या निकल आता है, स्ट्रिप का एरिया का आघूर्ण निकल आता है बी बिंदु के परता। यानी बी बिंदु रेफरेंस पॉइंट, जो रेफरेंस लाइन है, यहां से इस एरिया का मूवमेंट हो गया। तो मूवमेंट ऑफ एरिया हो गया ये स्ट्रिप का। अब जब चूंकि इसका समाकलन कर दिया, इसका मतलब क्या है, ये पूरे बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का रेफरेंस लाइन के परितः ये मूवमेंट ऑफ एरिया हो गया। तो मूवमेंट ऑफ एरिया कैसे लिखा जाता है, टोटल एरिया गुणे उसके गुरुत्व केंद्र की दूरी। तो टोटल एरिया ए इंटू गुरुत्व केंद्र की दूरी, जो एरिया का गुरुत्व केंद्र है उसकी दूरी एक्स बार हो गई। तो ये ए इंटू एक्स बार लिख सकते हैं इसको। तो अब देखिए इस पद के स्थान पर जब हम ए इंटू एक्स बार लिख देते हैं तो ए एक्स बार बटे ई आई बचा केवल। तो वाई बराबर हो गया ए एक्स बार बटे ई आई। ये हमारी दूसरी इक्वेशन ड्राइव हो गई है। तो ये मूवमेंट एरिया मेथड में आप देखिए दो फार्मूले ड्राइव किए गए हैं। एक तो ये फार्मूला ड्राइव किया गया है, इस फार्मूले में जो स्लोप है वो ए अपॉन ई आई से ज्ञात होता है, और इस फार्मूले में जो विक्षेप है यानी डिफ्लेक्शन जो है, वो डिफ्लेक्शन की वैल्यू ए एक्स बार अपॉन ई आई। इसमें खाली एरिया है ऊपर, इसमें एरिया का मूवमेंट है बटे ई आई। तो ये हमारा, इसीलिए इसको मूवमेंट एरिया मेथड कहा गया है। और यही दोनों डेरिवेशन है बेसिक। इन्हीं दोनों डेरिवेशन के मदद से हम हर तरह के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ज़्यादातर ये इस मेथड का प्रयोग ऐसे बीम में ज़्यादा उपयोगी होता है जहाँ पर लोड जो है सिंगल लगा हो, या तो केवल यूडियल लगा हो या केवल पॉइंट लोड लगा हो। अब वो चाहे कैंटिलीवर पर हो या बीम पर हो, तो सिंगल लोड के केस में ये फार्मूले ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे डेरिवेशन हो गए। इस डेरिवेशन के बाद हम केवल गुरुत्व केंद्र के संबंध में, क्योंकि हमको भिन्न भिन्न आकृतियों के गुरुत्व केंद्र ज्ञात करने होंगे, उनके एरिया ज्ञात करने होंगे। तो यहाँ देख लें, अगर हमारी कोई आकृति ट्रायंगल शेप में है तो इसका एरिया तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, 1/2 बी इंटू एच। और इसका गुरुत्व केंद्र इस शीर्ष से यहाँ से 2/3 होता है आधार का, तो 2/3 ऑफ बी हो गया। तो ये तो हमको पहले से मालूम है। मुख्य रूप से
इसको देखिए, अगर ये एक पैराबोलिक शेप में है और ये पैराबोलिक जो है हमारा कॉनकेव पैराबोला है, यानी ये अंदर को दबा हुआ है, तो ये कॉनकेव पैराबोला कहलाता है। और ये उभार अगर ऊपर की ओर है तो ये कॉन्वेक्स पैराबोला कहलाता है। कॉनकेव पैराबोला के केस में इसका गुरुत्व केंद्र मान लीजिए यहाँ पर है, तो इसका जो एरिया ज्ञात करने का फार्मूला है वो आप याद रखें, b इंटू एच यानी आधार गुणे ऊंचाई, इसका 1/3 होता है। इसमें 1/3 से गुणा किया जाता है। ट्रायंगल के केस में 1/2 से गुणा किया जाता है। आप ऐसे भी देख रहे होंगे, इस ट्रायंगल से इसका एरिया कम ही आता है। इसका 1/2 है तो इसका 1/3 निकल के आता है। तो ये 1/3 b इंटू एच, ये हमारा एरिया का फार्मूला हो गया। और इसके गुरुत्व केंद्र की जो यहाँ से दूरी है ये 3/4 b होती है, यानी जो आधार है उसका 3/4 गुरुत्व केंद्र की दूरी यहाँ से ज्ञात की जाती है, 3/4 b। कॉन्वेक्स पैराबोला के केस में जो एरिया की वैल्यू होती है ये हमारी इससे ज्यादा होती है, 1/2 ट्रायंगल से। जब ट्रायंगल से ये ज्यादा है तो ट्रायंगल से बड़ी ही राशि का गुणा करेंगे, आधार गुणे ऊंचाई, तो ये कॉमन रहता है b इंटू एच, और b इंटू एच में 2/3 से कर देते हैं। 2/3 की वैल्यू 1/2 से ज्यादा है, तो ये ज्यादा एरिया प्राप्त हुआ ट्रायंगल की तुलना में। एरिया ज्ञात करने का ये फार्मूला है, और इसके एक्स बार ज्ञात करने का, इसका जो एक्स बार है यहां से यहां तक, इसकी वैल्यू 5/8 b होती है। ये 5/8 b, तो ये डाटा आपको याद भी होंगे, और अगर नहीं है याद तो ये आपको याद रखने होंगे। इसके बाद इसका यूज करते हुए हम कुछ स्टैंडर्ड केस डिस्कस कर रहे हैं। मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बाय मोमेंट एरिया मेथड। केस 1, सबसे पहले हम एक कैंटिलीवर बीम लेते हैं। एल स्पान है इसका, इसके सिरे पर W लोड लगा हुआ है। जब ये लोड लगा हुआ है तो जो भी लोड पैटर्न दिया गया है उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको इस मेथड के में जो है बनाना होगा। सबसे पहला काम तो आप ये करें कि इस लोड पैटर्न, जो दिए गए लोड पैटर्न के अनुसार इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो कैसा बनेगा, ये आपको आकृति याद होनी चाहिए और इसकी वैल्यूज भी याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट होता है, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट लेंगे तो W इंटू एल बेंडिंग मोमेंट होता है। यहाँ बेंडिंग मोमेंट 0 होता है तो ये 0 है, ये WL है। ये दोनों वैल्यूज हैं बेंडिंग मोमेंट की। ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने बना लिया, इसको लिख भी दीजिए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। अब इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया, सबसे पहला काम ये करें कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया ज्ञात कर लें। तो यहाँ देखिए आपकी आकृति बिल्कुल ठीक ट्रायंगल के शेप में है, इसलिए इसका एरिया बहुत आसानी से ज्ञात हो जाएगा। 1/2 इंटू ये भुजा गुणे ये भुजा, तो ये भुजा WL है और ये भुजा L है, तो WL इंटू L, ये WL² 2 हो गया। तो इस तरह से तो एरिया ज्ञात हो गया। अब इसके गुरुत्व केंद्र की दूरी, रेफरेंस पॉइंट हम बाईं तरफ ही दाहिने तरफ मानते हैं, तो दाहिने तरफ से रेफरेंस यानी गुरुत्व केंद्र की दूरी x बार ये ज्ञात कर लेते हैं। और ये हमारी 2/3 हो जाएगी बेस का, तो ये L का 2/3 हो गया, तो 2/3 इंटू L, ये x बार हो गया। सिंपली यही चीजें दो ज्ञात करनी पड़ती हैं, A और x बार। इसके बाद थीटा मैक्सिमम की जो वैल्यू होती है वो A/EI, थीटा का मान के लिए हमने फार्मूला यही बताया था कि A/EI आता है, तो A/EI ये फार्मूला हो गया। A की वैल्यू यहां से रख दीजिए उठा करके, और तो ये WL² 2 है और इसमें बटे EI है, तो यहाँ 2EI हो जाएगा। तो WL² 2EI एक ये फार्मूला ड्राइव हो गया। इसी तरह से वाई मैक्सिमम का मान जब अगर हमको निकालना हो तो AX बार बटे EI, ये दूसरा फार्मूला था जो ड्राइव किया था पीछे। तो AX बार, इन A और X बार दोनों के मान चूंकि हम यहाँ निकाल चुके हैं, दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये 1/EI तो हमने पहले बाहर लिख लिया, फिर A का मान ये लिख लिया और ये X बार का मान ये लिख लिया। ये A का मान है यहाँ पर वाला, और ये X बार का मान है ये वाला। इन दोनों को सॉल्व किया, ये WL³ 3EI हो गया। तो इस तरह से ये गामा मैक्सिमम की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब पहले बात ये और देख लें कि थीटा मैक्सिमम कहाँ होगा और गामा मैक्सिमम कहाँ होगा। ये तो हमारी बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम था। ठीक इसके नीचे इस लोड के कारण बीम किस तरह से मुड़ेगी वो चित्र दर्शाया गया हुआ है, यानी ये बेंडिंग डायग्राम है। यानी बीम, इस लोड के कारण बीम नीचे को झुकेगी, ये सिरा झुक के नीचे आ जाएगा, यानी बीम का जो कर्वेचर इस तरह से झुका हुआ स्थिति में होगा इस पैटर्न में। तो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन कहां पर है, ये इस सिरे पर है, बी सिरे पर है, यानी ये वाई मैक्सिमम। तो वाई मैक्सिमम यहां से यहां तक होगा। अब वाई मैक्सिमम
इस बिंदु पर बीम का जो झुकी हुई स्थिति है, इसमें अगर यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच दें तो ये हमारी बेस लाइन को इस थीटा कोण पर काटती है। यही हमारा थीटा बी हुआ, यानी बी बिंदु पर झुकाव हो गया, स्लोप हो गया, और इस स्लोप, यही स्लोप हमारा मैक्सिमम है, अंतिम बिंदु पर ही मैक्सिमम स्लोप है। तो थीटा बी इज इक्वल टू मैक्सिमम, यानी ये बी बिंदु पर डिफ्लेक्शन ही मैक्सिमम है। तो ये हमारा थीटा मैक्सिमम ज्ञात हुआ है, ये इस बिंदु पर है बी पर, और वाई मैक्सिमम ये भी बी बिंदु पर है। तो ये दोनों वैल्यूज बी बिंदु पर हैं। इस तरह से इनके मान ज्ञात हो जाते हैं। यहाँ ये हमारे स्टैंडर्ड फार्मूले भी हैं। अगर कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल का आता है इस तरह का, इसमें स्पान दिया गया हो अंकों में, डब्ल्यू की वैल्यू अंकों में दी गई हो, तब हम चाहें तो ये, अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि इस क्वेश्चन को आप मोमेंट एरिया मेथड से हल करें, तब तो बेटर ये है कि आप उसका जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएं, उसके बाद फिर उसका एरिया निकालें, और एरिया निकाल करके फिर एक्स बार निकालें, फिर इसी फार्मूले में डायरेक्ट एरिया की वैल्यू रख दो, तो ये एक्स बार, ये थीटा मैक्सिमम निकल आता है। और इस फार्मूले में ए एक्स बार दोनों के मान रख दो तो ये डायरेक्ट निकल आएगा। फिर ये फार्मूला यहाँ रखने की जरूरत नहीं है। अगर ये कुछ भी क्वेश्चन में ना लिखा हो कि ये क्वेश्चन जो है किस मेथड से आपको हल करना है, तब आप थीटा मैक्सिमम की वैल्यू आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बेसिक, हर किसी भी मेथड से इसको ड्राइव किया जाएगा। इस केस में, कैंटिलीवर के केस में, पॉइंट लोड फ्री इंड पर, इसके केस में थीटा मैक्सिमम के लिए यही व्यंजक आएगा, WL²/2EI। तो ये फार्मूले भी आपको याद होने चाहिए। इसी तरह से वाई मैक्सिमम का मान जो है ये WL³/3EI के बराबर प्राप्त होता है। केस दूसरा देख लें। इसमें अंतर क्या है कि ये लोड जो है हमारा बी सिरे से पर लग करके इससे अंदर कुछ दूरी पर हट करके लगा हुआ है। ए सिरे से इस बिंदु की दूरी जो है ए है, और टोटल स्पान एल है। तो इसका जो हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो ये इस तरह का बनेगा, ट्रायंगल में ही बनेगा। एरिया निकालेंगे तो हम इसका एरिया निकाल देंगे। देखिए वैसे ही निकाला है इसका एरिया, 1/2 W इंटू ए इंटू ये दूरी ए, WA यहाँ से यहाँ तक होगा, और ये ए होगा, तो WA इंटू ए हाफ, ये हमारा एरिया हो गया। और एक्स बार का मान कहाँ से निकालना होगा? एक्स बार का मान यहाँ से निकालना होगा। तो यहाँ से इसके गुरुत्व केंद्र की दूरी जब हम निकालेंगे तो ये इस दूरी का 2/3 तो यहाँ से यहाँ तक है, तो ए का 2/3, तो ए का 2/3, ये तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई। और ये दूरी हमारी L-A है, तो L-A और जोड़ दिया, तो एक्स बार का मान यहाँ से हो गया। बस जब ये दोनों ज्ञात हो गए तो बस थीटा मैक्सिमम डायरेक्ट निकाल लीजिए। थीटा मैक्सिमम जो है किस बिंदु पर होगा? इसमें यहाँ पर देखिए, इसका कर्वेचर देखिए जरा। इस लोड के कारण जब पॉइंट लोड यहाँ लगा हो तो बीम हमारी यहाँ से यहाँ तक कर्व में मुड़ेगी, ये इस तरह से मुड़ती हुई आएगी और सी बिंदु तक कर्वेचर में रहेगी। सी बिंदु के बाद सी से बी तक कोई लोड नहीं लगा हुआ है बीम पर, तो ये हमारा स्ट्रेट पोर्शन हो जाएगा। इसमें कर्वेचर नहीं होगा, नमन नहीं होगा, ये सीधी रेखा होगी और यहाँ से यहाँ तक बीम कर्वेचर में झुकी हुई होगी। तो इस बिंदु पर स्पर्शरेखा खींचें तो भी यही कोण बनता है, और सी बिंदु पर स्पर्शरेखा खींचें तो भी यही कोण बनता है। इस तरह से सी बिंदु पर जो स्लोप है वो थीटा सी लिखा जाएगा, और बी बिंदु पर स्लोप है वो थीटा बी लिखा जाएगा। दोनों बराबर है होते हैं, और यही हमारे मैक्सिमम स्लोप भी है, तो ये मैक्सिमम स्लोप क्यू मैक्सिमम भी इसको लिख सकते हैं। इसका मान A/EI से निकलेगा। ए और एक्स ऊपर आपने निकाल ही लिया है, डायरेक्ट इसका फार्मूला यूज करके हम उसी तरीके से निकाल। ऐसे ही डिफ्लेक्शन अगर निकालना हो, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन उसी तरह से निकाल दो। एरिया ऊपर मालूम है, एक्स बार भी ऊपर मालूम है, दोनों का गुणा कर दो, EI का भाग लगा दो, सीधे सीधे निकल आता है। आपको कुछ भी याद रखने की अलग से आवश्यकता नहीं है। सेम पैटर्न पर हम यूरियल के लिए भी निकाल सकते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें ये इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो पैराबोलिक शेप में है। इसका एरिया आप निकालने का फार्मूला आपको याद होने चाहिए कि 1/3 होता है। ये हमारा किस तरह का पैराबोला है? कॉनकेव। तो 1/3 और WL²/2 इंटू L ये एरिया हो जाएगा, और एक्स बार कितना है? 3/4, यहाँ से 3/4 होता है। ये वैल्यू इसके लिए ध्यान रखनी पड़ेंगे कि इस तरह की आकृति का जो क्षेत्रफल कैसे निकलता है और इसका गुरुत्व केंद्र कितना होता है। बस इतनी ही चीजें अंतर है, बाकी सब वही चीजें A/EI से ही और AX बार/EI से दोनों के मान ज्ञात हो जाते हैं। थीटा मैक्सिमम भी ज्ञात हो जाता है और वाई मैक्सिमम भी ज्ञात हो जाता है। ये दोनों ज्ञात हो जाने के बाद और भी कुछ केस हैं।
इसके बाद ये केस देख ले। अगर एक बीम के ऊपर, कैंटिलीवर बीम पर कुछ दूरी तक ये यूडीएल लगा हो, तो यूडीएल लगा हो, इसको उसी तरीके से हल कीजिए। इसका ये डायग्राम बना लीजिए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसका एरिया निकाल लो, इसका ये एक्स बार यहाँ से यहाँ तक का पूरा निकाल लो। इसके बाद जो है इसका कर्वेचर देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक मुड़ेगा, बाकी स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। जैसा पॉइंट लेआउट के केस में था, ठीक उसी पैटर्न पर इसकी दोनों वैल्यूज ज्ञात हो जाएंगी। वाई मैक्सिमम ये कितना है और थीटा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है। ये थीटा बी, थीटा सी और थीटा मैक्सिमम, ये दोनों भी ज्ञात हो जाएंगे। तो ये इसी तरह से ज्ञात हो जाते हैं। इसके बाद जरा इस पैटर्न क्वेश्चन को देखिए, केस 5। इसमें अंतर क्या है कि ये कैंटिलीवर बीम है, इसके बाहरी सिरे पर यूडीएल दिया हुआ है कुछ दूरी में और बीच का हिस्सा खाली है। तो इस बीम में हम क्या करते हैं कि इसकी एनालिसिस करने के लिए पहले हम एक कुछ यही इसी तीव्रता का यूडीएल जितना यहां पर लगा हुआ है वही शेष भाग में ऊपर से नीचे को भी लगा देते हैं और उसी भाग में नीचे से ऊपर को भी लगा देते हैं। तो अब तो जितना ऊपर से लगाया नीचे को उतना ही नीचे से ऊपर को लगा दिया। रिजल्टेंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिजल्टेंट में अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाला पूरा भाग एक जगह यहां बना लेते हैं। ये ऊपर वाला इस पे दर्शा दिया और नीचे वाला जो यूडीएल है वो ये दर्शा दिया। तो इस तरह से ये हमारे दो तरह की बीम का कॉम्बिनेशन अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये प्राप्त होता है। इसका केस हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होता है, इसका भी हम देखो यहां पर कर चुके हैं। इसमें नीचे को झुकेगा, इसमें ऊपर को झुकेगा, फार्मूला वही लगेगा जितना जिस तरह से यहां लगा। तो ये दोनों से इसका डिफ्लेक्शन निकाल लीजिए, इसका डिफ्लेक्शन निकाल लीजिए और इसमें से इसको घटा दीजिए, तो परिणामी डिफ्लेक्शन हमारा ज्ञात हो जाता है। तो बस केवल इतना ही इसमें कंसेप्ट है कि इस तरह से ये करके हम क्वेश्चन इसके कर लेते हैं। अब इसके बाद एक सिंपली सपोर्टेड बीम का केस देख लें। सिंपली सपोर्टेड बीम के मिडिल पॉइंट में अगर ये लोड लगा है तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लो। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहां लिख लो। मैक्सिमम वैल्यू लिख करके ये इसका एरिया कैलकुलेट कर लो। एरिया, अब इसमें जो एरिया कैलकुलेट करेंगे वो एक बात ध्यान दें, क्योंकि जितना पोर्शन यहां से यहां तक है उतना ही पोर्शन यहां से यहां तक है। इसका जो डिफ्लेक्शन वाला जो होगा, बीम कैसे डिफ्लेक्ट होगी इस लोड के कारण, बीम इस तरह से डिफ्लेक्ट होगी। तो जब यहां पर डिफ्लेक्शन है, यहां पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, इसका हाफ, तो हम केवल इतने बीम से ही एनालिसिस करते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो अंतर है डिफ्लेक्शन, वही की उसी की गणना हो जाती है। तो इसमें हाफ एरिया जो है कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे इसमें, तो पूरे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया ना लेकर के आधा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया यहां पर लेंगे। वही देखो लिया हुआ 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ये ऊंचाई हमारी WL/4 है और आधार कितना है, L/2 है। तो इस तरह से ये हमारा एरिया निकल गया WL²/16। और x बार जो हम निकालेंगे तो x बार यहां से निकाल देंगे। यहां से इस क्षेत्रफल का x बार कितना होगा, आधार का यानी L/2 का कितना, 2/3, तो 2/3 ऑफ L/2। तो ये L/3 आ गया। तो ए निकल गया, x बार निकल गया। जब ये दो निकल गए तो फिर तो थीटा मैक्सिमम भी ज्ञात हो जाएगा A/EI से, और y मैक्सिमम भी ज्ञात हो जाएगा। ये दोनों ज्ञात हो जाएंगे और इन दोनों के जो ये फार्मूले आते हैं वो WL²/16EI आता है और इसमें WL³/48EI आता है। तो ये इसका हो गया। अगर इसी में बीम में ये यूडीएल लगा हो तो यूडीएल का हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं। इसमें भी वही आधा एरिया हम कैलकुलेट करेंगे। एरिया जो निकालेंगे ये हाफ एरिया निकालेंगे और हाफ एरिया निकाल के और फिर इसी हाफ एरिया का गुरुत्व केंद्र यहां से कितनी दूरी पर है ये निकाल देंगे। तो ए और एक्स बार ये हमारे हो गए। इसके बाद इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो ये हमारा डिफ्लेक्शन है वाई मैक्सिमम, ये यहां से ज्ञात हो जाएगा। ये भी वाई मैक्सिमम है, ये भी यहां से यहां तक ज्ञात हो जाएगा। ये भी हमारा वाई मैक्सिमम है। तो इस तरह से ये वैल्यू हमारी वाई मैक्सिमम की ज्ञात हो जाती है। और इसके बीच में यहां पर देखिए स्लोप कितना है, 0 है और यहां पर स्लोप ये है, थीटा है। तो ये थीटा बी की वैल्यू भी ज्ञात हो जाती है। तो इस तरह से थीटा बी और ये डिफ्लेक्शन दोनों ही हम यहां से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट केस हैं। थैंक यू।